नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी पर और मैं हूं आपके साथ जोई सिंह। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की, लेकिन पहले एक जान लेते हैं बड़ी जानकारी। जहां तमिलनाडु के मदुरई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना संबोधन देते हुए कहा है कि मैं तमिलनाडु के पार्टी कार्यकर्ताओं से माफी मांगता हूं क्योंकि मैं उनसे भारत की सबसे महान भाषाओं में से एक तमिल भाषा में बात नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि 2026 में बीजेपी एआईएडीएमके गठबंधन की एनडीए सरकार बनेगी। मैं दिल्ली में रहता हूं, लेकिन मेरे कान हमेशा तमिलनाडु पर रहते हैं। एमके स्टालिन कहते हैं कि अमित शाह डीएमके को नहीं हरा सकती। और क्या कहा, आइए सुनते हैं। सबसे पहले मैं मदुरई में आया हूं। मदुरई में विराजमान मीनाक्षी अम्मन को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। மதுரை மண்ணில் வந்தவுடனே முதலில் நான் மதுரை மீனாட்சி அம்மனை வணங்கி என் உரையை தொடங்குகிறேன்। मैं शोकनाथर, कल्लालगढ़ और भगवान मुर्गन को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। இந்த மண்ணின் சொக்கநாதருக்கும் கல்லழகருக்கும் மற்றும் திருப்பரங்குன்றம் முருகனையும் நான் தலை வணங்கி மகிழ்கிறேன்। मित्रों, सबसे पहले मैं भारत की महान भाषाओं में से एक तमिल भाषा में तमिलनाडु के कार्यकर्ताओं से बात नहीं करता, इसलिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। इस तमिलनाडु में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एआईडीएमके की सरकार बनने जा रही है। உங்ககிட்ட எல்லாம் சொல்றேன், வரக்கூடிய 2026 ஆண்டு தேர்தலில் என்டிஏ கூட்டணி மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்று பாரதிய ஜனதா கட்சி அதிமுகவின் கூட்டணி ஆட்சி அமைக்கும்। मैं रहता तो दिल्ली में हूं, मगर मेरे कान तमिलनाडु पर लगे हुए रहते हैं। भाइयों और बहनों, मैं तमिलनाडु की जनता का इसलिए भी आभार करना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी वीर सेना और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में जो तिरंगा यात्रा है तमिलनाडु में निकली है, वो देश के किसी भी हिस्से से कम नहीं है। சகோதர சகோதரிகளே, இந்த நேரத்தில் நான் உங்களுக்கெல்லாம் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால், ஆபரேஷன் சிந்தூர் நம்முடைய தேசத்தின் அப்பாவி மக்கள் கொல்லப்பட்ட போது வடக்கிலே நடைபெற்ற அந்த நிகழ்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய எழுச்சியும் மிகப்பெரிய ஆதரவும் நாட்டுப்பற்றும் தமிழகத்திலிருந்து ஒரு ஆதரவு குரல் ஒலித்ததே, அதை நான் நினைவு கூறுகிறேன்। और मित्रों, पहलगांव में आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या की, धर्म पूछकर हत्या की, और मोदी जी के नेतृत्व में हमारी तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को सफाया करने का काम। सबसे पहले मैं और एक और जानकारी राजस्थान के भरतपुर से आ रही है, जहां गुर्जर आरक्षण को लेकर विरोध तेज हो गया है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की महापंचायत के बाद समुदाय के लोगों ने रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया और ट्रैक को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी आरक्षण की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। मौके पर हालात को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन भी अलर्ट पर नजर आई। तो ये खबर आपको बताते चले राजस्थान की भरतपुर से, जहां गुर्जर आरक्षण को लेकर विरोध लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी को लेकर जो है गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की महापंचायत के बाद समुदाय के लोगों ने रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया और ये तस्वीरें भी सामने आई। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी
युवा सांसद प्रिया सरोज की सगाई के बाद राजनीतिक गलियारों में भी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मौके पर दोनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राजनीति और क्रिकेट दो अलग अलग क्षेत्र है, लेकिन जब दो लोगों के विचार, व्यवहार और संस्कार मेल खाते हैं तो वो रिश्ता मजबूत बनता है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों परिवार और समाज के लोग इस रिश्ते से खुश हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि यह खुशी की बात है कि दो युवा जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में नाम कमाया है, अब एक साथ जीवन की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। उन्होंने रिंकू सिंह और प्रिया सरोज को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। सगाई समारोह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है। राजनीति और क्रिकेट अलग अलग दो चीजें हैं, लेकिन दो इंसान, दो लोग अगर विचारों से, एक दूसरे के व्यवहार से, और दोनों, सबसे बड़ी बात है, दोनों परिवार और समाज के लोग खुश हैं, ये बड़ी चीज है। सर, रिंकू सिंह ने काफी संघर्ष किया और संघर्ष के साथ जो आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। मैं रिंकू सिंह को और उनके परिवार को और तूफानी सरोज। लखनऊ में भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की सगाई समारोह में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव भी शामिल हुए। इस खास मौके पर उन्होंने नव दंपति को शुभकामनाएं दी। शिवपाल यादव ने कहा कि दोनों को बधाई। सगाई समारोह में राजनीतिक और खेल जगत की कई हस्तियों ने शिरकत की। और वहीं लखनऊ में आयोजित रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज के सगाई समारोह में समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव शामिल हुई और इस अवसर पर उन्होंने नव विवाहित जोड़े को शुभकामनाएं दी और कहा, हमने दोनों को आशीर्वाद दिया है। आपको बता दें, समारोह में राजनेताओं के साथ खेल जगत के भी कई दिग्गज इस दौरान उनकी मौजूदगी देखने को मिले। तो डिंपल यादव ने यह बयान दिया है। दोनों बच्चों को ब्लेसिंग्स दिया है एंड सबको अब शादी के लिए अब वेट करेंगे। अब कब होती है शादी, सबको दोनों बच्चों को ब्लेसिंग्स दिया है एंड सबको अब शादी के लिए अब वेट करेंगे। अब कब होती है शादी, सबको दोनों बच्चों को ब्लेसिंग्स दिया है एंड सबको अब शादी के लिए अब वेट करेंगे। अब कब होती है शादी, सबको दोनों बच्चों को ब्लेसिंग्स दिया है। और कानपुर से एक बड़ी पुलिस की सफलता की खबर सामने आई है, जहां भोगनीपुर पुलिस और सर्विलांस टीम ने 13 सालों से फरार चल रहे आरोपी सुरेश यादव को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया है। सुरेश यादव पर अपने ही भाई की आत्महत्या के लिए उकसाने का गंभीर आरोप लगा था और इस मामले में कोर्ट से उसके खिलाफ स्थायी वारंट भी जारी हुआ था, लेकिन आरोपी लगातार फरार ही चल रहा था और पुलिस ने तकनीकी निगरानी और लगातार प्रयास के बाद आखिरकार उसे धर दबोच लिया है। वहीं गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ भी की गई और फिर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस गिरफ्तारी को पुलिस की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, क्योंकि इतने लंबे समय से फरार आरोपी को पकड़ना कानून व्यवस्था की दृढ़ता को दर्शाता है। और कौशाम्बी के लोहांदा कांड में बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक ने मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में इंस्पेक्टर सैनी ब्रिजेश करवरिया को लाइन हाजिर कर दिया है, जबकि पथरावा चौकी इंचार्ज आलोक राज कुशवाहा को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल पॉस्को एक्ट के तहत बेटी पर केस दर्ज होने और जेल भेजे जाने से आहत पता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी और उसके बाद परिजनों ने शव रखकर नेशनल हाईवे जाम किया था, जहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया। घटना के बाद सवर्ण आर्मी समेत कई राजनीतिक दल पीड़ित परिवार से मिले। मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने ग्राम प्रधान के भाई समेत 2 को गिरफ्तार किया है और अब प्रशासन मामले में जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई कर सख्ती का संदेश दे रही है। मुजफ्फरनगर में दबंगई की चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। रामलीला टिल्ला क्षेत्र में एक दबंग ने बीच सड़क पर एक युवक को बेरहमी से पीटा, लात घूंसे चलाकर युवक को जमीन पर गिरा दिया और लगातार मारपीट करता रहा। हालांकि हैरानी की बात यह रही कि पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पीड़ित युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की मांग की जा रही है और पुलिस अब आरोपियों की पहचान कर जांच में जुट गई है।
बढ़ते आगे, कानपुर में सेंट्रल जोन की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कुख्यात हिस्ट्री शीटर सुनील उर्फ गिलट को पुलिस ने मुठभेड़ में घायल कर धर दबोच लिया है। देर रात हुई मुठभेड़ में सुनील के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए हैरट अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुनील पर पहले से ही 1 दर्जन से ज्यादा गंभीर धाराओं में केस दर्ज है और उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। बीते दिनों उसने एक युवक को गोली मार दी थी, जिसके बाद से वह फरार चल रहा था और इस हाफ एनकाउंटर के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। मामले में डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने जानकारी दी। आप लोगों ने देखा होगा 6 तारीख को परसों की शाम एक संजय है जिसको गोली मारी गई और जांग और घुटने के बीच में हम लोग मौके पे गए और प्राइमा फेसी जो पता चला कि हिस्ट्री शीटर है जो सुनील उर्फ गिलेट, उसने गोली मारा था और इनमें आपस में 2-3 दिन पहले विवाद भी हुआ था, लेकिन उन्होंने पुलिस को सूचना नहीं दी। घटना गंभीर थी, उसको हम लोगों ने अस्पताल भिजवाया और जो हिस्ट्री शीटर है सुनील उर्फ गिलेट, इस पर 13 मुकदमे हैं। हमारी सर्विलांस की टीम, थाने की टीम, हमारे डीसीपी, एसीपी सभी लोग इसको लगे हुए थे। पूरी रात लगे रहे, कल पूरी लगे रहे दिन भर और फाइनली वो अरेस्ट हुआ। और जब उसने फायरिंग की पुलिस पे, तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसको गोली लगी है उसको अस्पताल भेजा गया है। चूँकि ये घटना गंभीर थी, एक हिस्ट्री शीटर के द्वारा की गई थी और हमारे जो पुलिस कमिश्नर सर की जो क्लियर कट गाइडलाइन है, मंशा है कि जो अपराधी हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो, शासन की जो मंशा है उसी मंशा के अनुरूप थाना रायपुरवा में जो हमारे इंस्पेक्टर हैं संतोष, उनकी पूरी टीम, हमारे एसीपी अभिषेक, हमारे डीसीपी योगेश, सब लोग। और कानपुर के रोड़ा क्षेत्र के गांव सराय गढ़ेवा अंडरपास के पास पुलिस और 2 चेन स्नैचर्स के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को पकड़ा, जिनके खिलाफ पहले से ही चेन स्नैचिंग के मामलों में भोग प्रारंभ किया गया था और उनकी तलाश भी की जा रही थी। पुलिस की मुठभेड़ के दौरान अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर तमंचे से फायरिंग भी की और इस दौरान एक अभियुक्त अंकित सिंह के पैर में गोली लगी है। घायल आरोपी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं दूसरे अभियुक्त अशरफ से भी पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि मुठभेड़ के कारणों और उनकी गतिविधियों की पूरी जानकारी मिल सके। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के कब्जे से बाइक, तमंचा, कारतूस और नकदी बरामद की है, जो उनके अपराधों से जुड़ी हुई सामग्री मानी जा रही है। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई चेन स्नैचिंग जैसी वारदात को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। मुठभेड़ की यह घटना इलाके में सुरक्षा को लेकर लोगों को आश्वस्त का कारण भी बन रही है। पुलिस प्रशासन ने क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रखने का भरोसा दिया है। वहीं आगे की जांच जारी है। और भदोही के कोतवाली इलाके में एक कार ने सड़क पर कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे हड़कंप मच गया। इस घटना में कार समेत कई बाइक सवार बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि कार चालक भीड़ भाड़ वाले इलाके में तेज रफ्तार से कार लेकर भाग रहा था, जिससे ये दुर्घटना हुई है। टक्कर के बाद कार चालक मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्थानीय लोग और राहगीरों ने उसे रोकने की कोशिश की और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कार की लापरवाही और तेज गति साफ देखी जा रही है। वहीं वीडियो में कार की टक्कर से गाड़ियों में हुए नुकसान और बचाव करते लोगों की भी तस्वीरें सामने आई। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी और आरोपी कार चालक की तलाश की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इस तरह की तेज रफ्तार वाहन चालकों से सतर्क रहें और सड़क पर जो सड़क सुरक्षा नियम है उसका पालन जरूर करें। और गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र स्थित राजनगर एक्सटेंशन के पास एक रेस्टोरेंट में दर्जन भर बदमाशों ने अचानक धावा बोल दिया और जमकर हंगामा भी किया। लाठी डंडों से लैस इन बदमाशों ने रेस्टोरेंट में जमकर तोड़फोड़ की, जिससे वहां मौजूद ग्राहकों और स्टाफ में अफरा तफरी मच गई। घटना के समय रेस्टोरेंट में कई परिवार खाना खा रहे थे और अचानक हुए हमले से बच्चों और महिलाओं में दहशत फैल गई। बदमाशों ने कुर्सियों, टेबल और रेस्टोरेंट के काउंटर को भी नुकसान पहुंचाया है। पूरे घटनाक्रम का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों को पहचान करने में जुटी हुई है। और आगरा के बाह थाना क्षेत्र में पुलिस और 25,000 रुपए के इनामी बदमाश इमरान के बीच मुठभेड़ हुई।
इमरान चोरी की कई घटनाओं में वांछित था और लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इमरान क्षेत्र में मौजूद है, जिसके बाद उसे पकड़ने के लिए कार्रवाई की गई। मुठभेड़ के दौरान इमरान ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लग गई। घायल होने के बाद इमरान को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया और इलाज के लिए अस्पताल भी भेजा गया। पुलिस ने इमरान के कब्जे से एक तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि इमरान कई आपराधिक मामलों में लिप्त रहा है और उस पर पहले से इनाम भी घोषित था। और आगरा नगर निगम में नौकरी दिलाने के नाम पर भ्रष्टाचार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक ऑडियो क्लिप ने निगम में व्याप्त कथित घुसखोरी की पोल खोल दी है। वायरल ऑडियो में एक कर्मचारी और कर्मचारी नेता के बीच बातचीत हो रही है, जिसमें सफाई कर्मचारी नौकरी दिलाने के नाम पर 1.5 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। बातचीत में यह भी कहा गया कि अगर कोई ज्यादा मजबूरी में है तो 80,000 रुपए में भी काम हो सकता है। और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के इनायतपुर गांव के जंगलों में एक जंगली हाथी दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। हाथी को देखने के लिए मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। वन क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि हाथी संभवतः बूढ़ा है और इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। मामला थाना बोढ़ापुर क्षेत्र के साहूवाला वन रेंज का बताया जा रहा है। और महोबा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। गौरहारी गांव में 24 घंटे के भीतर एक दंपति ने आत्महत्या कर ली। शराब की लत, पारिवारिक कलह और धमकियों ने 2 जिंदगियां छीन ली। पहले पति ने सल्फास खाकर जान दे दी और फिर सदमे और धमकियों से टूटी पत्नी ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के पिता करण प्रजापति का कहना है कि ससुरालियों की धमकियों ने उनकी बेटी को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारी बिट्टी जौन है वहाँ ब्याही थी, सरीला ब्याही थी। सो सरीला वहाँ से फोन आओ है कि और यहाँ जब तुम आ जाओ तो इधर हम यहाँ पुलिस भिजवा रहे हैं। तो पुलिस से मान लो तुम्हारी पति चलो उनको वहाँ ख़त्म हो गए तो कहते हम तुम लकड़िया में नहीं आ पाया। हमने कहा हम लकड़िया में हम आएंगे, ज़रूर आएंगे, हम सुबह आएंगे, हम अभी ना आ पाएंगे। देखो रात हो गई, हमें साधन नहीं मिल रहा हुआ, तो हमारे पास साधन है नहीं, कौन हो हम आ जान। बोले सुबह बोले कि नहीं और हम अपना साधन भिजवा देंगे तो तुम्हें टांग ले आएगी सब उनको, यहाँ तुम्हारी अच्छी तरह से मारपीट हो जाएगी, ढंग से तुम ठीक हो जाओगे, फिर तुम कैसे तुम्हें अब सब पता चल जाएगा। तो बस इतने में हमारी मान लिखा चलो मोरी हम मान लो सब फड़फड़ाते रहे कौन भी दिल लोग अब कहाँ जाए रात के सो उनने मान लो तो नहीं वो करो दूसरे जहाँ गए हम सो उनसे हमने बात करवाई। तो उनने बात करी, फिर उनने बात करी तो बोले तुम कौन बोल रहे, उनने कि तुम कौन बोल रहे भी, बोले हम बोल रहे जाने मोतीलाल, उनने ऐसा तो नाम बताओ। तो हमने कि भैया मैं जान कौन मोतीलाल है कौन कुमार। तो उनने फिर फोन काट दो। इतनी कहानी मुझसे हमारी बिट्टी जौन है वहाँ ब्याही थी, सरीला ब्याही थी। सो सरीला वहाँ से फोन आओ है। बढ़ते आगे, गोंडा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक और पुलिसकर्मियों के बीच सरेआम मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना उस समय हुई जब किसी शिकायत पर 112 पुलिस टीम मौके पर पहुंची। युवक ने बदसलूकी की, बल्कि एक सिपाही को बाल पकड़कर हाथापाई की और उससे छीना झपटी करने भी लगा। घटना के दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए। हालांकि पुलिसकर्मियों ने संयम बरतते हुए किसी तरह स्थिति को नियंत्रण में लिया और भीड़ को शांत कराया। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक बेहद आक्रामक व्यवहार कर रहा है और कानून व्यवस्था को खुले चुनौती भी दे रहा है। वे पुलिस विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही संबंधित युवक के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला जो है सामने आया है, जिसके बाद से ये पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।
प्रदेश के बिजनौर जिले में वन विभाग की बड़ी कामयाबी सामने आए। शेरकोट थाना क्षेत्र के शहजादपुर गांव के पास एक गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया गया है। गुलदार के पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वन विभाग की टीम ने गांव के पास पिंजरा लगाकर यह अभियान चलाया था। खास बात यह है कि बीते 9 दिनों में इसी स्थान से 2 गुलदारों को पिंजरे में कैद किया जा चुका है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक साझेदारी अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। दिल्ली में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में ये साफ दिखा। दोनों देश रक्षा और सुरक्षा के मोर्चे पर कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस की भारत यात्रा के दौरान द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूती देने पर जोर दिया गया। देखिए रिपोर्ट। उच्च स्तरीय रक्षा संवाद। दिल्ली में रक्षा मंत्रालय परिसर में आयोजित इस सम्मान समारोह में ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने बाद में एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक भी की, जिसका उद्देश्य भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करना था। द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर फोकस। राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले कुछ सालों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा सहयोग एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा, हमारी पिछली बैठक के बाद से हमारे द्विपक्षीय रक्षा संबंधों में जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई, उन्हें देखकर खुशी हो रही है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले सालों में हम नए जोश के साथ इन संबंधों को और आगे बढ़ाएंगे। राजनाथ सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत अपनी पश्चिमी सीमाओं पर गंभीर सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने हाल ही में कश्मीर में हुई बर्बर घटना का जिक्र करते हुए ऑस्ट्रेलिया के समर्थन के लिए आभार जताया। साझा रणनीतिक लक्ष्य। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता, सुरक्षा और नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने के पक्षधर हैं। दोनों देश नियमित सैन्य अभ्यास करते हैं, जिनमें ऑसीन टेक्स, पिच ब्लैक और मालाबार जैसे अभ्यास शामिल है। रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने भी भारत के साथ सहयोग को महत्वपूर्ण और रणनीतिक बताते हुए भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में ये साझेदारी और मजबूत होगी। रिचर्ड मार्लेस का कहना है कि भारत के साथ हमारा रक्षा सहयोग न केवल क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी है, बल्कि यह दोनों देशों की सुरक्षा प्राथमिकताओं को भी जोड़ता है। हम भारत के साथ खड़े हैं, चाहे वह सीमाओं की सुरक्षा हो या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। सामरिक समीकरण और भविष्य की दिशा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध अब केवल व्यापार, शिक्षा या खेल तक सीमित नहीं रहे हैं। हाल के सालों में यह साझेदारी एक नई दिशा में बढ़ी है। सामरिक और रणनीतिक सहयोग की दिशा में दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा के मोर्चे पर बढ़ती नजदीकियां इस बात का संकेत है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने के लिए ये गठजोड़ कितना अहम हो गया है। चीन की बढ़ती आक्रामकता और विस्तारवादी नीति के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया की सक्रियता क्वाड जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भी देखी जा सकती है। यह केवल कूटनीतिक समर्थन नहीं, बल्कि साझा सैन्य अभ्यास, सूचना साझाकरण और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों में व्यावहारिक सहयोग तक पहुंच चुका है। सामरिक दृष्टि से यह गठबंधन न सिर्फ दोनों देशों की सुरक्षा को मजबूत करता है, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निष्कर्ष और आगे का रास्ता। भारत और ऑस्ट्रेलिया की यह उच्च स्तरीय बैठक सिर्फ 2 नेताओं के बीच संवाद नहीं, बल्कि यह एक संदेश थी, एक साझा प्रतिबद्धता की, एक साझा विजन की। आने वाले सालों में यह साझेदारी रणनीतिक साझेदारी से रक्षा गठबंधन की ओर अग्रसर हो सकती है। और सवाल यही है कि क्या इस सहयोग। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़।